दिल्ली सरकार की फाइलों को नष्ट करने का मामला, भाजपा ने कहा सीसीटीवी वीडियो से भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खुली। भाजपा ने मांगा मुख्यमंत्री केजरीवाल का इस्तीफा। वित्त मंत्रालय 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपए का विशेष सिक्का करेगा जारी। रविवार को होगा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन। पीएम सेंगोल को ग्रहण कर नए संसद भवन में करेंगे स्थापित। तमिलनाडु में आयकर विभाग की 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। मुख्यमंत्री के करीबी और मंत्री सेंथिल बालाजी से संबंधित जगहों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में जारी भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक का आज दूसरा दिन। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी तंत्र के विषय पर मंथन जारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति सुनिश्चित करने पर है जोर। संयुक्त राष्ट्र में 3 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत किया गया सम्मानित। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने शहीदों के सम्मान में डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल किए ग्रहण। पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में चीन की झांग यी को कड़े संघर्ष में हराया। प्रणय ने भी अंतिम 4 में बनाई जगह। वहीं श्रीकांत को क्वार्टर फाइनल में मिली शिकस्त। आईपीएल में आज होगा दूसरा क्वालिफायर मुकाबला। गत विजेता गुजरात टाइटंस का सामना होगा आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस से। विजेता टीम का सामना फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बेंगलुरु की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अनीश गौड़ा ने जीता पहला स्वर्ण पदक। वहीं तैराकी में ही पुरुषों की 200 मीटर मेडल में शिवा श्रीधर ने और महिलाओं की फ्री स्टाइल में जैन यूनिवर्सिटी स्वर्ण पदक किया अपने नाम। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। दिल्ली सरकार की फाइलों को नष्ट करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी नेता मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी और शरद पवार से सवाल पूछते हुए कहा है कि जो भी लोग ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, क्या हमारा संविधान इसके लिए इजाजत देता है? हम सवाल उठाना चाहते हैं कि जो लोग भी ऐसे डकैतों का समर्थन करने के लिए आएंगे, क्या ये वाजिब है इस देश में? क्या ममता दीदी इसका समर्थन करेंगी? क्या शरद पवार सर इसका समर्थन करेंगे? इतने लंबे समय की आपकी राजनीति क्या चोरों को सहायता करने में जाएगी? और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर शर्तों के साथ ये अंतरिम जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान सत्येंद्र जैन मीडिया से बात नहीं करेंगे, वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, इसके अलावा कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, वहीं अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। इससे पहले अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हम सेहत के आधार पर जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जांच एम्स या आरएमएल के पैनल से होनी चाहिए। पिछली बार भी उन्होंने खराब सेहत का बहाना बनाया था, लेकिन जब एम्स में जांच की मांग रखी गई तो उन्होंने अदालत से अपनी याचिका वापस ले ली थी। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल से जेल में बंद हैं। और वित्त मंत्रालय 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी करेगा। आने वाले रविवार यानी कि 28 मई को देश के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा,
जब देश के नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित भी करेंगे। सेंगोल भारतीय सभ्यता के मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर उन श्रमिकों का भी खास तौर पर सम्मान किया जाएगा जिन्होंने अपने श्रम से भारत के लोकतंत्र के इस नए मंदिर को बेहद कम समय में भव्य रूप देकर तैयार किया है। और केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी भव्य आयोजन की तैयारी में है। बीजेपी की तरफ से कई रैलियों का आयोजन तो होगा ही, साथ ही साथ देश भर में 1 महीने का विशेष संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। सरकार के 9 साल पूरे होने पर 31 मई को बड़ी रैली की योजना है और इसके साथ ही बीजेपी विशेष संपर्क अभियान का शुभारंभ भी करेगी। 31 मई से शुरू होने वाला बीजेपी का ये विशेष संपर्क अभियान 30 जून तक चल सकता है। इस दौरान जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाना है। इस दौरान देश भर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता 50 से ज्यादा रैलियां कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बहिष्कार कर रहे राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर अपने फैसले पर फिर से विचार करें। रक्षा मंत्री ने कहा है कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। विपक्षी दलों द्वारा नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि संसद भवन का उद्घाटन लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उसी तरह इसे लेना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि ये विवाद का विषय तो बनना ही नहीं चाहिए। अगर ये विवाद का विषय बनता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है और ये आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। और आपको बता दें, आयकर विभाग तमिलनाडु में 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। इनकम टैक्स के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और डीएमके पार्टी से मंत्री सेंथिल बालाजी सहित कई चर्चित लोगों के यहां सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मंत्री सेंथिल बालाजी के साथ कथित संबंध रखने वाले विभिन्न सरकारी ठेकेदारों के आवासों और कार्यालयों में लगभग 40 स्थानों पर तमिलनाडु में आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की है। चेन्नई, करूर और अन्य जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। गुरुवार को झारखंड सरकार ने राष्ट्रपति के सम्मान में राजभवन में नागरिक अभिनंदन का आयोजन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि झारखंड की इस धरती को मैं प्रणाम करती हूं। आप सबके स्नेहपूर्ण स्वागत ने मुझे भाव विभोर कर दिया है। मुझे झारखंड आकर विशेष प्रसन्नता होती है। आप सब लोगों के बीच यहाँ आना मुझे अपने घर आने जैसा ही लगता है। झारखंड के समाज की एक अन्य मौलिक विशेषता
लगता है व्यक्ति की जगह समूह को महत्व देना। जब समाज की सोच सामूहिकता पर आधारित होती है तो समूह के सभी सदस्य एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। सहकारिता और सामूहिकता की इस भावना को निरंतर और शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। झारखंड की इस धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबके स्नेहपूर्ण स्वागत में मुझे भाव विभोर कर दिया। आप सब लोगों के बीच यहाँ आना मुझे अपने घर आने जैसा ही लगता है। झारखंड को मैं कुछ दिया ये मुझे नहीं लगता, लेकिन झारखंड मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। झारखंड के लोगों से मैं बहुत कुछ सीखा, एक्सपीरियंस किया, जो मेरे चलते जिंदगी में उसको उपयोग करने के लिए मुझे मौका मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि झारखंड जैसे क्षेत्रों में मानव समुदाय को तथा जीव जंतुओं और वनस्पतियों को एक समान महत्व दिया गया है। इसीलिए यहाँ के लोगों की मूल विचारधारा में समस्त प्रकृति और जीव जगत के लिए स्नेह, सम्मान और संरक्षण की भावना दिखाई देती है। झारखंड जैसे क्षेत्रों में मानव समुदाय को तथा जीव जंतुओं को और वनस्पतियों को एक समान महत्व दिया गया है। इसीलिए यहाँ के लोगों की मूल विचारधारा में समस्त प्रकृति एवं जीव जगत के लिए स्नेह, सम्मान एवं संरक्षण की भावना दिखाई देती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में जारी भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक का आज दूसरा दिन है। कल बैठक के विचार विमर्श के हिस्से के रूप में लिंग और भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा की गई। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने चर्चा में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक अच्छी सरकार की परिभाषा उसके द्वारा अपने लोगों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों से निर्धारित होती है। लेखी ने जनधन खाता, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, DBT के साथ साथ महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में खुशहाल स्वयं सहायता समूह की रजनी रावत ने उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों की सफलता से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। G20 देशों के विदेशी प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि महिलाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। आयोजन के दौरान भ्रष्टाचार को रोकने और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर लघु फिल्में भी दिखाई गईं। और एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। करप्शन को रोकने में भारत के प्रयासों को पूरी दुनिया किस तरह से देख रही है, इन विषयों पर संवाददाता नीरज सिंह ने मीनाक्षी लेखी के साथ खास बातचीत की। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, करप्शन को लेके एक बड़ी चिंता है पूरी दुनिया में और यहाँ समिट भी हो रहा है, वर्किंग ग्रुप की बैठक भी हो रही है। कैसे देखती हैं, कितनी बड़ी चुनौती है पूरी दुनिया के लिए? G20 देशों का समूह ऐसा है जो कि 85% दुनिया भर की GDP कंट्रोल करता है और आज G20 के इवेंट के अंदर महिलाओं का और भ्रष्टाचार के बीच जो रिश्ता है उसको जांचने की प्रयास किया गया, क्योंकि महिलाएं सबसे अधिक भ्रष्टाचार से प्रभावित होती है। तो चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम है, पढ़ाई लिखाई है, बच्चों की दवा है, भोजन है, ये इन तरीके की जो बेसिक चीज़ें, सफाई है, सैनिटेशन है, वो सब चीज़ों का प्रभाव महिलाओं के ऊपर सबसे अधिक पड़ता है। ये एक बड़ा कह सकते हैं बड़ा सवाल भी है, क्योंकि ये भी देखने को आता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा लेके विदेशों में चले जाते हैं और उनको वापस लाना एक बड़ी कड़ी प्रक्रिया है। तो अगर सहमति बनेगी तो बड़ी आसानी रहेगी। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो प्रक्रिया में जो रुकावटें हैं उन रुकावटों के ऊपर सही मायने में काम होना चाहिए, क्योंकि
इस विषय को लेकर सब लोग, सारी G20 के जितने देश हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में सब लोग हैं और सब लोग दुनिया के सिस्टम को साफ करना चाहते हैं। जब आप देख रही हैं कि G20 की बैठकें चल रही हैं एंटी करप्शन को लेकर, पहले भी वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई, सेकंड बैठक ये नहीं है, तो किस तरह की सहमति या किस तरह के विचार निकल कर आ रहे हैं जो G20 के देश आ रहे हैं करप्शन, एंटी करप्शन को लेकर? देखिए, वो विचार भी तकरीबन सबके एक ही समान आ रहे हैं और बहुत सारी कोहेशन है लोगों के बीच में विचारों को लेकर, और जेंडर और करप्शन को लेकर तो पूरी चारों तरफ सहमति दिखाई देती है कि सबसे अधिक जो है भ्रष्टाचार का असर महिलाओं पे पड़ता है और उनको भोजन, स्वास्थ्य, सफाई, शौचालय, ऐसी चीज़ों पर असर जब पड़ने लगता है तो वो हमारे यहाँ जो अंत्योदय वाली बात है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति कोई और नहीं, महिला ही है। तो जो अंतिम महिला खड़ी है पंक्ति में, उसको बच्चों की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता है और सही संस्कार देने का काम जिम्मा भी उसी का है। तो वो इन सब दुविधाओं से निकलेगी कैसे जब तक हम उसको सशक्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार जिस करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं, किस तरह की सहमति या किस तरह की बातें हैं जो दूसरे देशों के लोग करते हैं कि इंडिया के अंदर करप्शन के खिलाफ लगातार मुहिम चल रही है? देखिए, दोनों प्रकार की चीज़ें हैं। पहली बात तो जो मुहिम भारत ने चलाई पिछले 9 सालों में भ्रष्टाचार हटाने के लिए, उससे लोगों को अवगत कराना भी आवश्यक है, क्योंकि उन सब के पास हमने कितने प्रयास किए हैं और वो राजनीति को सुधारने का हमने कितना बड़ा काम किया है, वो शायद अभी तक पूरी देश दुनिया में संदेश जो है वो भी पहुंचाना जो है वो हम सबका कार्य है। और G20 के इस इवेंट के माध्यम से वो एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया में जाएगा। तो ये थी हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी, जो बता रही थी कि करप्शन के खिलाफ किस तरीके की मुहिम भारत सरकार लगातार चला रहा है और G20 के जो देश हैं वो भी भारत की इस मुहिम में कहीं ना कहीं समर्थन देते प्रतीत हो रहे हैं। कैमरामैन SP दुबे के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, उत्तराखंड। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज दिल्ली में इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य भारत को फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उत्पादों के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। सम्मेलन के हिस्से के रूप में डॉक्टर मांडविया राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 और चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का भी शुभारंभ करेंगे। वो असिस्टेंट फॉर मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज नाम की एक नई योजना भी लॉन्च करेंगे। इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण समूहों में सामान्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना या स्थापित करना और चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करना या स्थापित करना है। फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योगों के 100 से अधिक CEO 2 दिनों के दौरान कई विषयगत सत्रों में भाग लेंगे, जिससे इस आयोजन में विश्व भर से सहभागिता होगी। 2 दिवसीय सम्मेलन में फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के 700 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। डॉक्टर मांडविया ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, जिसे सही मायने में विश्व की फार्मेसी कहा जाता है, आने वाले वर्षों में घरेलू जरूरतों और वैश्विक जरूरतों दोनों के लिए अधिक योगदान देगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी है। मणिपुर में कर्फ्यू में ढील दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है। पूर्वी और पश्चिमी मणिपुर में 26 मई को सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। इस दौरान लोगों को दवाओं और खाद्य आपूर्ति सहित आवश्यक वस्तु खरीदने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर।
और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। दिल्ली के सिरी फोर्ट सभागार में आयोजित इस 4 दिवसीय महोत्सव में भारत के अलावा रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान से आए कलाकार सर्कस में अपने करतब दिखा रहे हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि डिजिटल युग में भी सर्कस के प्रति लोगों में जो रुचि है वो कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सर्कस न केवल मनोरंजन का जरिया है बल्कि बड़े पैमाने पर कलाकारों के रोजगार का माध्यम भी है। देश की राजधानी दिल्ली में इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। एक ब्रिटिश रॉक बैंड था, बहुत मशहूर रॉक बैंड था, उसका एक बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था कि शो मस्ट गो ऑन। और ये बात मेरा नाम जोकर जो राज कपूर साहब की थी उसमें ये एक बहुत पंच लाइन थी, शो मस्ट गो ऑन। जो सर्कस है उसका संरक्षण, उसका संवर्धन और उसकी सुरक्षा हमारे सांस्कृतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है। और मैं इस बात की बहुत खुशी है मुझे कि आज देश भर के चुने हुए तमाम जो सर्कस के कलाकार हैं वो कलाकार जो है वो उस सर्कस की संस्कृति को ज़िंदा करने के लिए मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। रेनबो सर्कस और भी उससे जुड़ी हुई पूरी टीम आज जो है वो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सर्कस महोत्सव हो रहा है जिसमें कि न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के सर्कस से जुड़े हुई टीम यहाँ दिखाई पड़ेगी आपको। ये एक बहुत अच्छा शुरुआत है और मैं देख रहा हूँ कि कितना लोगों में उत्साह है, कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज डिजिटल युग है लेकिन डिजिटल युग में भी जो सर्कस का महत्व है और जो सर्कस की जो है ज़रूरत है, विश्वसनीयता है, ज़रूरत है, वो कम नहीं है। दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल चल रहा है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजू जी जो जोकर की भूमिका निभाते हैं। सर्कस फेस्टिवल लेके हम लोग आए रंबो सर्कस। इसमें रशिया, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का है और इंडियन आर्टिस्ट है, सब मिलके हम लोग एक फेस्टिवल जैसा काम कर रहे हैं। और तो सोचता है कि दिल्ली वाला है तो दिल वाले है, देखता हूँ दिल्ली वाला रंबो सर्कस को दिल में बिठाता है या नहीं है। लेकिन शो 2 घंटे का शो है, एकदम मस्त शो है, कॉमेडी मस्त है और सब बहुत अच्छा लगा। ये सब कुछ मुमकिन हो गया है कि हमारा मुख्तार अब्बास नकवी जी साहब का प्यार आशीर्वाद की वजह से। ये इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल 4 दिवसीय है जिसमें कलाकार एक से बढ़कर एक करतब करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात करें खेलों की तो पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन की झांग यी को कड़े संघर्ष में हराने में सफलता पाई। सिंधु ने मुकाबले को 3 गेम में 21-16, 13-21, 22-20 से अपने नाम कर अंतिम 4 में प्रवेश किया। इस मुकाबले को जीतने में सिंधु को 1 घंटे से अधिक का समय लगा। पुरुष एकल में एचएस प्रणय ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। प्रणय ने 3 गेम तक चले मुकाबले में जापान के केंटा निशिमोटा को हराने में सफलता पाई। भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबले को 25-23, 18-21, 21-13 से अपने नाम किया। किदाम्बी श्रीकांत को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। श्रीकांत को इंडोनेशिया के क्रिस्टियन एडिनाटा के खिलाफ 16-21, 21-16, 21-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।
संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक